17 दिसंबर 1942 को बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में तामलुक नाम की जगह पर जतिया सरकार एग्जिस्टेंस में आती है। यह सितंबर 1944 तक चलती है। महाराष्ट्र के सतारा में मिड 1943 में प्रति सरकार ऑर्गेनाइज की जाती है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी। 1945 तक ये काम करती है। इसको लीड कर रहे थे वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल जैसे लीडर्स। आइए अब इस आंदोलन में मास पार्टिसिपेशन के एक्सटेंट को समझते हैं। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़े स्तर पर मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरे देश के लोग इस आंदोलन में अपने तरीके से योगदान देते हैं। आंदोलन में यूथ, स्पेशली स्टूडेंट्स, सबसे आगे नजर आते हैं। इसके साथ ही विमेन भी कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाती हैं। वर्कर्स और पेजेंट्स के सहयोग के बिना तो आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो पूरा रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, बारिश रुक गया है। हिंदू महासभा भी क्विट इंडिया का बॉयकॉट करने का डिसीजन लेती है। लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन हमें इस आंदोलन में नजर आता है। किसी भी तरह के कम्युनल क्लैशेस भी नहीं हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन को ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि सोवियत रशिया पर जर्मनी का अटैक हो चुका था। इसलिए कम्युनिस्ट्स वॉर में ब्रिटिश का सपोर्ट करने लगते हैं। इंपीरियल वॉर उनके लिए पीपल्स वॉर बन जाता है। हालांकि पर्सनल लेवल पर बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स आंदोलन का सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह क्विट इंडिया मूवमेंट में सोसाइटी का ऑलमोस्ट हर सेक्शन पार्टिसिपेट करता है और ब्रिटिशर्स को यह एहसास दिलाते हैं कि इंडियंस की विशेस के अगेंस्ट अब इंडिया को रूल करना पॉसिबल नहीं है। इस आंदोलन में आम लोगों का हीरोइज्म भी देखने को मिलता है। लीडरशिप के अभाव में और गवर्नमेंट के ब्रूटल रिप्रेशन के बाद भी वो आंदोलन को मरने नहीं देते। कंक्लूजन। दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद यह साफ हो गया था कि आजादी को ज्यादा देर तक इंडियन से दूर नहीं रखा जा सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी कि अगर फिर से ऐसा एक मूवमेंट होता है तो ब्रिटिशर्स के लिए रिप्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिशर्स पावर ट्रांसफर करने की तैयारी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस एंड INA। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन नेशनल मूवमेंट की प्रोग्रेस को देखा था और इस दौरान शुरू हुए क्विट इंडिया मूवमेंट को भी डिस्कस किया था। जिस समय इंडिया में ये सब घटनाएं हो रही थी, पूरा रोड क्लियर हो चुका है, लेकिन के एक बड़े लीडर बारिश का एक अपना मजा था। लेकिन यही एक पर्सपेक्टिव मेरा है कि मेरे को मजा आ रहा है, लेकिन जो रोड पे बाइक पे चल रहे हैं, स्कूटी पे चल रहे हैं, उनको तो दिक्कत होगी ना भाई। जारी रखते हैं। आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 4th पोजीशन सिक्योर की थी, लेकिन 1921 में ही सिविल सर्विसेज से रिजाइन करके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की राह चुन ली थी और कांग्रेस के मेंबर बन गए। नेताजी के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास थे। जैसा कि आपको याद होगा कि 1928 में जब मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आती है तो जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी डोमिनियन स्टेटस के प्रोविजन का विरोध किया और दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। दोनों लीडर्स अब इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं चाहते। 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और इसी समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टैब्लिश करते हैं। बोस और नेहरू दोनों ही सोशलिज्म के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे और कांग्रेस में यंग ब्रिगेड को रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस का अगला सेशन त्रिपुरी में होता है। बोस एक बार फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इस बार उनके अगेंस्ट गांधीयन कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं। इलेक्शन में बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी उनके साथ काम करने से मना करते हैं, क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी मैच नहीं होती थी। इकोनॉमिक फ्रंट पर जहां गांधी जी ट्रस्टीशिप थियरी में विश्वास करते थे, वहीं बोस सोशलिज्म को फेवर करते थे। इसी तरह गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जहां नॉन वायलेंस पर बेस्ड थी, वहीं बोस देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। सही बात।
गांधी जी के साथ इन्हीं फंडामेंटल डिफरेंसेस के चलते बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करते थे। कांग्रेस से बाहर बोस 1939 में अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो नेताजी का मानना था कि कांग्रेस को मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, और जब कांग्रेस उनके इस मत से सहमत नहीं होती तो बोस कांग्रेस के बाहर से ही आंदोलन शुरू करने की कोशिश करते। मार्च 1940 में रामगढ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा के जॉइंट एफर्ट से एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। यहां पर तय होता है कि 6 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल लॉन्च किया जाएगा और मैन, मनी या मटेरियल किसी भी तरह से इंडियन रिसोर्सेज को इंपीरियलिस्ट वॉर में यूज